हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू का सेशन करेंगे, लेकिन इस एमसीक्यू सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी का जो है सो आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। बीच में जो है सो 10-12 दिनों का गैप आ गया है, क्योंकि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट चला गया था। तो वहाँ पर आपको पता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा है नहीं, तो इसलिए क्लास जो है सो रेगुलर मैं नहीं ले पाया था। अब फिर आपकी क्लासेज जो है सो रेगुलर चलेगी, और मैं बहुत जल्दी जो है सो आपकी जो क्लासेज हैं एनसीईआरटी आधारित बैचेज, बहुत सारी बैचेज को मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो आज एमसीक्यू का सेशन करेंगे, और इस एमसीक्यू सेशन की शुरुआत से पहले सबसे पहले आपको आमंत्रण क्लासेज ऐप पर क्या क्या सुविधा मिलती है और आने वाले समय में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, तो इस पर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का जो है सो लेक्चर देखते हैं। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास मिलेगा। आने वाले समय में मैं हर एक विषयों का क्लास जो है सो अपलोड करूंगा। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर के भी क्लास अब आपको मिलेंगे, और निबंध से संबंधित क्लासेस भी आपको मिलेंगे। इस संदर्भ में यदि आपके पास किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ है कि आप हमारा क्लास अब मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी ये ऐप शुरू हो जाएगा। तो इस ऐप पर आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो है टेस्ट सीरीज मिलेगा, और टेस्ट सीरीज से संबंधित जो डिस्कशन होता है, जो मेंस के परीक्षा के टेस्ट सीरीज का जो मॉडल आंसर होता है, ये सभी आपको मिलेगा। और फिर सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास भी मिलेगा आपको। ज्योग्राफी और इतिहास ऑप्शनल पेपर के क्लास मिलेंगे और निबंध मिलेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास से संबंधित जो पीडीएफ होगा मैं अब इस पर अपलोड करते जाऊंगा, तो वो भी आपको मिलेगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, आप सभी का इस एमसीक्यू के सेशन में स्वागत है। और कई सारे प्रश्न आपके इस एमसीक्यू सेशन से डायरेक्ट एग्जाम में भी आएंगे, तो बहुत ही कंसस होके आप सुनिएगा। और बहुत जल्दी वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके पास तक सूचना पहुंचाऊंगा कि बहुत जल्दी मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी आधारित जो बैच होता है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। वो बैच का डेट सब कुछ आपको बता देंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे सभी लोगों का वो फ्री बैच होगा, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होगा, तो उसमें सभी लोग आएंगे। दूसरा क्या है कि मैं बहुत जल्दी अब आपके साथ यूट्यूब पर लाइव सेशन में भी आऊँगा। लाइव सेशन में तो लाइव सेशन में आऊँगा, इसलिए आप लोग जो है सो टेलीग्राम चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास से संबंधित सूचनाएं होती है वो आपको समय पर पहुंचता रहे। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने में है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन के अवसर पर किस ऐप और किस कोष की शुरुआत की गई है। तो पहला आपके सामने में जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। दूसरा है स्वच्छ भारत ऐप और कोष। तीसरा है स्वच्छ स्वस्थ भारत ऐप और कोष। और चौथा है जल संरक्षण ऐप और कोष। तो जो जल जीवन मिशन के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा किस ऐप और किस कोष की शुभारंभ किया गया है वो आपको बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, कि जल जीवन मिशन और जल जीवन राष्ट्रीय कोष की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो ये है कि जल जीवन मिशन कैसा अभियान है, किस प्रकार का अभियान है, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट चयन करना है सही का। कि गांव संचालित और महिला संचालित अभियान है। दूसरा है जन आंदोलन और जन भागीदारी पर आधारित है। और तीसरा है यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो जल जीवन मिशन के संदर्भ में क्या सही है ये आपको बताना है। ओनली वन, ओनली थ्री, 1 और 2 और डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही सही है, यानी गांव से और महिलाओं की इसमें प्रमुखता है संचालन में। एक प्रकार का जन आंदोलन यानी जनता की भागीदारी पर आधारित है। और जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आ सकता है कि जल जीवन मिशन जो है किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, तो वो क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और वो प्रश्न है कि अटल भूजल योजना के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, ये आपको बताना है।
अटल भूजल योजना के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, ये आपको बताना है। तो अटल भूजल योजना के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला है कि यह 7 राज्यों में क्रियान्वित है। दूसरा है इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार लाना है। और तीसरा है नदियों के प्रदूषण में कमी लाना है। तो अटल भूजल योजना के संदर्भ में क्या सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला और दूसरा सही है। ये मूल रूप से भूजल स्तर में सुधार लाना, उसका जो भारत के कई राज्यों में भूजल स्तर का जो प्रदूषण है बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में है और वो स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसका मूल उद्देश्य सी हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा झंडा सजाया गया या फहराया गया, ये आपको बताना। बहुत ही करंट का चर्चा में है ये। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, लद्दाख के लेह में, लद्दाख के कारगिल में और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो कहां पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा फहराया गया, सजाया गया, लहराया गया, ये आपको बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये लद्दाख के लेह में जो है सो इसका रिकॉर्ड बनाया गया, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किस प्रकार का ये टैक्स है, ये आपको बताना है किस प्रकार का टैक्स है। ये पिछले दिनों समाचार में चर्चा में था। तो किस नेचर का ये टैक्स है, पिछले तारीख से कराधान वाला टैक्स है, अग्रगामी तारीख से यानी कि आने वाले किसी तारीख से टैक्स लगेगा उसको कहते हैं, वायदा कारोबार पर लगने वाला टैक्स है, या पूंजी बाजार पर लगने वाला टैक्स है। तो ये चर्चा में क्यों था ये भी आपको बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पिछली तारीख से जो कराधान होता है ना उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं। ये जो मनमोहन सिंह जी की सरकार वाली यूपीए गवर्नमेंट थी, उस यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। अब इस कर को समाप्त कर दिया गया। अब इसे क्या कर दिया गया है, अब इसे समाप्त कर दिया गया और इसके लिए संसद में जो है सो जो मानसून सत्र होता है उसमें इसके लिए कानून पारित किया गया है और इससे संबंधित सुधार को लागू किया गया। वोडाफोन और आइडिया का जो था सो केस चल रहा था इसको लेकर। तो पिछले कराधान से जो तारीख होता है उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं। तो ये जो है वो समाप्त कर दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समाचार की सुर्खियों में रहा पंजशीर घाटी कहां पर अवस्थित है। पंजशीर घाटी कहां पर अवस्थित है, पाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अफगानिस्तान में है और उज्बेकिस्तान में है। तो पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको याद होगा कि ये चर्चा में इसलिए था कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर फिर से एक बार किसका, तालिबान का कब्जा हो रहा था। अब तो पूरी तरीके से उनकी सरकार बन गई है। तो तालिबान के कब्जे के समय ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाने के बावजूद भी जो तालिबानी थे उनका पंजशीर घाटी में प्रवेश नहीं हो पा रहा था, उसको वो वहाँ पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। तो पंजशीर घाटी जो है ये तालिबान के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, ये याद रखेंगे। डायरेक्शन से भी आप समझ लें ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भागों में अवस्थित है, उत्तर पूर्वी भागों में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री के द्वारा गति शक्ति मिशन की शुरुआत कब की गई। कितने तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा गति शक्ति मिशन की शुरुआत की गई। 12 अक्टूबर 2021 को, 13 अक्टूबर 2021 को, 11 अक्टूबर 2021 को और 14 अक्टूबर 2021 को। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की शुरुआत जो है ये बी आंसर हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है, 13 अक्टूबर 2021 को। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, वो ये है कि हाल ही में प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन का संबंध किससे है। स्वास्थ्य सुविधा में आधारभूत संरचना के विकास से, परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास से, ऊर्जा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास से,
और कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास से। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की जो शुरुआत की गई है 13 अक्टूबर 2000 को, उसका संबंध किससे है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। इसके ऊपर हम एक क्लास भी लेंगे बहुत जल्दी, जिस पर आपको डिटेल से मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस नागेंद्र नाथ, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस तरुण गोगोई। तो ऑप्शन से ही आपके लिए बहुत इजी कर दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री टाटा समूह को किया गया है। सभी को पता है कि उनका ऑथराइजेशन जो है सब टाटा समूह के पास चला गया है। तो उसके बाद एयर इंडिया की बेस कीमती कला संग्रह को किस मंत्रालय को ट्रांसफर किया गया है, ये आपको बताना है। यानी कि एयर इंडिया के एक तरीके से टाटा समूह के द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाने के बाद एयर इंडिया के पास जो बेस कीमती कला संग्रह है वो किस मंत्रालय को सौंपा गया है? गृह मंत्रालय को, संस्कृति मंत्रालय को, सामाजिक विकास और अधिकारिता मंत्रालय को और ग्रामीण विकास मंत्रालय को। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय को ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की अर्थात विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है? डीएनए वैक्सीन किसके लिए? तो कोरोना से संबंधित डीएनए वैक्सीन कौन है जो दुनिया की पहली है? जैकोव डी है, जैकोव सी है, स्पुतनिक डी है और स्पुतनिक सी है। तो दुनिया की पहली जो डीएनए वैक्सीन है इसका आंसर ए हो जाएगा। जैकोव डी जो है वो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है, जैकोव डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन जो कोरोना रोधी है जिसका नाम जैकोव डी है, जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? यानी जैकोव डी जो दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? जायडस कैडिला के द्वारा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और भारत बायोटेक इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जो विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। जायडस कैडिला के द्वारा जैकोव डी कौन सा वैक्सीन है ये? तो जैकोव डी वैक्सीन है और जैकोव डी वैक्सीन का निर्माण जायडस कैडिला नामक कंपनी के द्वारा किया गया है। मेडिसिन फार्मा के क्षेत्र में बहुत ही विश्व स्तर की ये कंपनी है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जिला जिसने कोरोना लक्षित लोगों को 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। कोरोना लक्षित लोग का अर्थ है कि चूंकि अभी जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है वो कितने वर्ष से? तो 18 वर्ष से अधिक आयु, 18 वर्ष से अधिक आयु। तो इसी के लिए हमने लिखा है कोरोना लक्षित लोग, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 100% वैक्सीनेशन कराने वाला देश का पहला जिला कौन है? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, मध्य प्रदेश का सतना, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और राजस्थान का जैसलमेर। तो कौन सा जो है 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर ए। हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ये 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन में सत्य कथन का आपको चयन करना है। 2024-25 तक के लिए कुछ टारगेट है स्टेटमेंट में, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। आपको फिलहाल सत्य का चयन करना है कि सौर ऊर्जा उत्पादन जो अभी भारत में लगभग आप मान के चले 100 गीगावाट है। यहाँ पर हमने 87.7 गीगावाट लिखा है, ये दैनिक जागरण के पेपर का ही डाटा है। तो 87.100 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है। और दूसरा है रेल की कार्गो परिवहन क्षमता को 121 करोड़ टन से बढ़ाकर 160 करोड़ टन करना है और सभी गांव तक 4G कनेक्टिविटी की सुविधा।
तो 2024-25 तक के लिए जो भारत सरकार का टारगेट है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। केवल 3, 1 3, 2 3 और ऑल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है कि 225 गीगावाट जो है सो सौर ऊर्जा, इसमें टोटल नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, केवल सौर ऊर्जा है। फिर रेल की कार्गो क्षमता यानी कि उसकी जो परिवहन कैपेसिटी है माल परिवहन की, वो प्रेजेंट में 121 करोड़ टन वार्षिक है, जिसको 160 करोड़ टन करना है। और सभी गांव तक 4G कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहे जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। ये मोस्ट VVI है, क्योंकि पिछले दिनों में इससे रिलेटेड चीजें काफी चर्चा में रही थी। तो जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। OBC कैटेगराइजेशन के फॉर्मूले पर, न्यायपालिका में महिलाओं के 50% आरक्षण पर, महिला सशक्तिकरण पर सुझाव दल और बाल न्याय व्यवस्था पर सुझाव दल। तो इसमें से कौन सा जस्टिस रोहिणी आयोग के संदर्भ में सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। OBC सब कैटेगराइजेशन के फॉर्मूले पर आधारित है ये, तो ये ए हो जाएगा। और अभी आपने देखा है कि केंद्र राज्यों के बीच घमासान मचा हुआ था। राज्य चाह रहे थे कि केंद्र सरकार करे, और केंद्र ने राज्यों के गोल पोस्ट में जो है सो एक तरीके से गोल दाग दिया है कि अब आप अपने तरीके से कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में G20 सम्मेलन जो है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। हालांकि अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे उसमें काफी लंबे समय से, लेकिन हमने ले लिया है कि संपन्न हुआ है। इटली के रोम में, फ्रांस के पेरिस में, जर्मनी के बॉन में और ब्रिटेन के कार्डिफ में। तो G20 का जो सम्मेलन है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली के रोम में हो जाएगा, इटली के रोम में। ये सम्मेलन अभी चल रहा है। अभी कुछ दिन के बाद COP26 सम्मेलन होना है, इसमें भी प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए जाएंगे। COP26 सम्मेलन जो है ब्रिटेन के कहाँ पर होना है, तो एक तरीके स्कॉटलैंड में होना है ये, और वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद। तो ये इटली में संपन्न हुआ है। फिलहाल अभी की स्थिति से ये चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न G20 सम्मेलन का प्रमुख थीम क्या था, विषय क्या था। विषय आधारित प्रश्न। अभी यूपी का एग्जाम हुआ है, UPPCS का एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2021 का, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का एग्जाम हुआ, इसमें थीम आधारित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। थीम आधारित 2 क्वेश्चन। तो आपको बताना कि ये जो G20 सम्मेलन है इसका थीम क्या है, ये आपको बताना। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा, जैव विविधता संरक्षण और धारणीय विकास, महामारी के बाद खाद्य सुरक्षा की निरंतरता, और महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य उपलब्धता। तो इस सम्मेलन का जो थीम है वो ये है, सी आपका आंसर हो जाएगा कि महामारी के बाद खाद्य सुरक्षा की निरंतरता कैसे बनाए रखी जाए, विश्व के समक्ष एक चुनौती। तो इसी को इसका थीम बनाया गया कि महामारी के बाद खाद्य सुरक्षा की निरंतरता इसका थीम था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में अमेरिका के किस शहर में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। अमेरिका के किस शहर में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में और अमेरिका के मिसिसिपी में। तो कहाँ पर गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है ये आपको बताना। तो ये हो जाएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। कुछ दिनों पहले वहां पर गांधी जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत कहां पर की गई है। फास्टैग आधारित यानी कि जो प्रीपेड सुविधा होता है, पहले से आपको फास्टैग रिचार्ज करा के रखना है, क्योंकि हम लोग जनरली जब कहीं पर गाड़ी पार्क करने के लिए जाते हैं तो पार्किंग चार्ज तत्काल देते हैं। वो जैसे अभी आप रोड पर जो होता है NH क्रॉस करते समय जब आपको फास्टैग की जो व्यवस्था है, कुछ उसी तरीके की ये व्यवस्था हो जाएगी। तो कहाँ पर शुरुआत की गई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन और दिल्ली के अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो कहाँ पर शुरू की गई है, ये दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास जो है शुरू किया गया, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर।
इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, वो ये है कि देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत किसके सहयोग से की गई है, किस कंपनी के संस्था इंस्टीट्यूशन ने की है। तो पहला है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, दूसरा है एनटीपीसी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तीसरा है एचपीसीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और चौथा है बीपीसीएल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये जो फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत की गई किसके सहयोग से, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सहायता से जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है कि देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के रामगुंडम में, आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में, गुजरात के कच्छ में और मध्य प्रदेश के खांडवा में। तो देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया देश का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात के कच्छ में। तो ये 21 प्रश्न आपके सामने, इसमें एक सेट और है, टोटल जो इसमें से 50 प्रश्न है। तो बाकी के बचे जो 29 प्रश्न है मैं कल करवाऊंगा इसका। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दो सूचनाएं जो मैंने आपको दी है वो बहुत जल्दी अमल में होने वाला है। पहली सूचना ये है कि मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी आधारित बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी आधारित बैच, इसमें सभी विषयों के एनसीईआरटी कवर कराए जाएंगे, सभी विषयों के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी विषय के कराए जाएंगे। और दूसरा जो है सो अब मैं आपके साथ YouTube पर जो है लाइव भी आपसे जुड़ेंगे, लाइव भी जुड़ेंगे आपसे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसी पर आने वाले क्लास का सभी PDF डाला जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और कल फिर मिलेंगे। 21 नंबर तक आपका ये MCQ गया है, 22वें नंबर से कल मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स है। मिलते हैं हम लोग कल।